Secretariat of Noida Management Association, and we are happy to note that CMA has organized this program, GST Amnesty Program, here in our premises. And to begin with the program, I will request CMS Sri Sachin Kathuria ji to kindly come on the dais. Now, I will request Sri Rakshit Sarma ji to also kindly come on the dais. And I will now request CMA Madhuri Kashyap to kindly come on the dais. And the Chair, CMA Noida Chapter, Sri Pawan Dixit, CMS Pawan Dixit, kindly come on the dais. Now, our President, Dr. Joginder Singh, is preoccupied somewhere. He is not coming. But we are gladly happy to tell you that our past President and very, very active Executive Committee member, Sri Sandeep Mittal ji, to kindly come on the dais. Before we begin with the program and hand over the mic to CMA Ruby Mishra to begin with the schedule of the program, I will request Sri Sandeep Mittal to come on the dais and say a few words about Noida Management Association, and he's also something about the amnesty scheme of the GST scheme. And then the program will start. नमस्कार। थोड़ा सा दोपहर के टाइम बुला लिया संडे के दिन, तो ये पवन जी ने, लेकिन मैं वी आर वेरी हैप्पी कि आप यू आर इन सच ए लार्ज एट दिस संडे या संडे को भी खाने के बाद जनरेटर चला, 1 मिनट जनरेटर चलवा रहा हूँ, 1 मिनट। मित्तल साहब 1 मिनट रुक जाओ। Welcome back. So, CMA Pawan Dixit ji, Chairman Noida Chapter, CMA Sachin Kathuria ji, our Speaker, Eminent Speaker, Sri Rakshit Sharma ji, and CMA Madhuri Kashyap. So, all the audiences, सभी प्रोफेशनल हमारे फ्रेंड्स हैं, तो बाई प्रोफेशन आई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज सच एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आप हमारे प्रोफेशनल मित्र हैं, दोस्त हैं, मतलब सब आपस में हम लोग फ्रेंड ही हैं एक साथ। सो बड़ा इनलाइटनिंग हो जाता है, तो बढ़िया हो जाता है जब हम प्रोफेशनल फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, आपस में सब एक साथ आते हैं, तो कुछ एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है। तो कम से कम मुझे तो लगता है जब भी हम एनएमए के अंदर यहाँ पर आते हैं, इस तरह से आप लोग, पवन जी बहुत मतलब गाइडली हमारे इस एनएमए हाउस में काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी रेगुलर ये इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम उनके लिए काफ़ी आभारी हैं इस बात के लिए। और उसकी इनके प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स के थ्रू हम लोगों को भी बहुत सारी प्रोफेशनल अपडेट्स मिलते हैं। जैसे अभी हमारा एक बजट का प्रोग्राम हो, जनरली इनके साथ में अभी भी है, शायद हमारे साथ ही फर्स्ट या सेकंड काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारे इनिशिएटिव्स इनके ही होते हैं, और इनके इनिशिएटिव्स के साथ साथ हम लोगों को भी फायदा हो जाता है उसके अंदर,
क्योंकि अदरवाइज नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन का थोड़ा सा फोकस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कंप्लीटली ये नहीं होता कि जो मतलब हम प्रोफेशनल जिस तरह की गैदरिंग करते हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, एचआर रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी मतलब जो जैसे मैन पावर होती है, मैन पावर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जीएसटी के प्रोग्राम हैं, इनकम टैक्स के प्रोग्राम हैं, या फिर जो हमारा बजट का जैसे रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, ये पवन जी जैसे ही लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्हीं के इनिशिएटिव से हम लोग बहुत इफेक्टिवली कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी मतलब सौभाग्य की बात है कि हम महीने में ये प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरह की गैदरिंग कर पाते हैं और इसको प्रोग्राम को कर पाते हैं। जहाँ तक नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन की बात है, दिस इज ए प्रोफेशनल बॉडी, आईमा से अफिलिएटेड है एंड 1989 में इसको बनाया गया था। सो यहाँ पर हम लोग वैसे भी हर मंथ मतलब ईच मंथ ऑन एनी डे, मतलब कोई भी सिलेक्टेड डे होता है तो हम लोग एक रेगुलर प्रोग्राम करते हैं। तो जो जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर बताया कि कुछ कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम भी कर लेते हैं हम लोग, या कुछ थोड़े से आई मीन सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग पूरे साल के अंदर कोई प्रोग्राम्स करते हैं, वीक में इस टाइप के प्रोग्राम भी करते हैं। पूरे एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ये सब हम प्रोग्राम करते हैं। हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हमारे मेंबर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ट अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी से कोई भी हो सकता है, एनी बिजनेसमैन, एनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर, बिग एंटरप्रेन्योर, कंपनीज वगैरह हम लोगों के मेंबर हैं, सम कॉर्पोरेट्स आर मेंबर्स विद अस। तो ये सब इस तरह से हम लोगों का ये प्रोफेशनल बॉडी है। सो ये आज का जो प्रोग्राम है जीएसटी एमएनएसटी स्कीम का जो प्रोग्राम है, दिस इज वेरी हॉट टॉपिक नाउअडेज। अभी तो इस समय तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस समय सभी लोगों के लिए कंसर्न है। अभी मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट बात है, चाहे वो कोई प्रैक्टिस में हो, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसको अपने क्लाइंट्स को बताना है। कोई अगर मान लीजिए अपनी जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको अपनी कंपनी के लिए सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स लोग आए हैं वो आपके साथ भी शेयर करेंगे अपनी बातें उसके बारे के अंदर। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जस्ट टू सेट राइट द बॉल रोलिंग, आई मीन दिस जीएसटी एमएसटी स्कीम्स बेसिकली ओरिजिनेटेड जून 24 के अंदर 53 काउंसिल 53 इसकी जीएसटी की मीटिंग हुई थी, काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर ये ओरिजिनेट हुआ था। तो बजट के अंदर आगे इसको एक फॉर्मलाइज किया गया था, 148A सेक्शन इंसर्ट किया गया जीएसटी एक्ट के अंदर, जिसके अंदर इस स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया हुआ। उस टाइम के ऊपर ये लॉन्च करके ये डिसाइड हुआ कि ये उनको रूल रेगुलेट बना दिए गए, इसके अंदर रूल्स वगैरह डिफाइन कर दिए गए। तो 1 नवंबर से आई थिंक 1 नवंबर से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो पॉइंट इसमें जो मेजर पॉइंट है, जो बिल्कुल ब्रॉड पॉइंट है, डिटेल में तो हमारे आपको स्पीकर्स इसके बारे में बताएंगे। ब्रॉड पॉइंट उसमें ये था कि जैसे कोई भी जैसे डिमांड के साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर मान लिया अंडर सेक्शन 73 को लगाई जाती है, जो कि नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं। 73 के अंदर नॉन फ्रॉड केसेस होते हैं, 74 में फ्रॉड केसेस होते हैं, जिनको फ्रॉड की तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि डिमांड इज फॉर सर्टेन फ्रॉड कमिटेड, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल, जो डिपार्टमेंट को लगता है अगर मान लिया उसके अंदर कोई डिमांड लगाई गई है तो वो इसमें कवर नहीं होती है। बट जो नॉन फ्रॉड केसेज है अंडर सेक्शन 73, अगर कोई नोटिस या इंटीमेशन या कोई इस तरह से डिमांड की आपकी इशू हुआ है और उसके अंदर किसी टाइप का इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर लगाई गई है तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी की वेवर स्कीम है। डिमांड तो आपको जमा करानी है, पहले प्री डिपॉजिट की तरह समझ लीजिए, मतलब पहले आपको डिमांड जमा करानी है। डिमांड जमा कराने के बाद में आप इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मांग सकते हैं। तो ये जो पूरा उसका एक प्रोसेस है, उसके अंदर स्पेशल फॉर्म्स डिवाइस किए गए, डिफाइन किए गए, SPL 01, SPL 02, इस तरह से पूरा। उसके बाद सीरीज ऑफ फॉर्म जो डिफरेंट पर्पजेस के लिए फॉर्म्स को डिफाइन किया गया, बताया गया। हमारे एक्सपर्ट्स उस बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कि क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से फॉर्म्स को फाइल करना है, कहाँ उसको फाइल करना है, किस तरह से आप लोग उसके बारे में सपोज रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस है उसको कैसे आपको हैंडल करना है, किस तरह के क्रेडिट को आप यूज़ कर सकते हैं, डिमांड को किस फॉर्म पर जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें आई एम होपफुल कि हमारे एक्सपर्ट हम लोगों को
इसके बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर बताने वाले हैं, और वो सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। प्रैक्टिकल गाइड की तरह से आप इसको लीजिए तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फ़ायदा इसके अंदर होने वाला है। मेरे लिए भी एक सब्जेक्ट है, मुझे भी इसमें कुछ शायद गेन ही करना होगा आपके साइड आपकी तरह से, क्योंकि बट लोगों का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। हम लोग जो बातें करते हैं, हम पढ़ते हैं या समझते हैं, वो थोड़ा सा सतही तरीके से करते हैं, मतलब ओवरऑल समझ लेते हैं कि हाँ इस तरीके से ना, इतने सारे हमारे पास आई मीन केसेज होते हैं करने के लिए। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग जब आते हैं तो उनके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है चीज़ का, जिसकी बैकग्राउंड में वो हमको बहुत सारी चीज़ों को एडिशनली बताते हैं, जो अदर देन दिस फॉर्म, जैसे अगर हमारी फॉर्म है तो इसके अंदर वो चीज़ रिवील होती है। इंडिविजुअली आप बैठते हैं अपने ऑफिस के अंदर, बैठते हैं अपने ऑफिस में, आप पढ़ते रहिए, बेहद पढ़ते रहिए, बोर होते रहिए, उसको पढ़ के समझ भी नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है, उसको आप डिफाइन करते रहिए अपने मन के अंदर, कुछ भी करते रहिए, तो वो आपको ना तो समझ में आएगा, ना उसको आप कहीं पर जो उसकी इंटीग्रिटी है उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। इस तरह की फॉरम में जब आप बैठते हैं, आप उसके अंदर बात करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हमको समझाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि इन चीज़ के अंदर क्या चीज़ है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमको करना है। शायद वो बहुत ईजी हो जाता है, बिना समझे तो हमारे लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, हमको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से चीज़ें करना है, बट जब हमको समझाता है तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। तो सारा बेसिक आइडिया ये है, इस तरह की चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। तो आई वंस अगेन थैंक यू पवन दीक्षित जी को, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे उनके लिए एक अप्रिसिएशन बनता है, क्लैपिंग बनती है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। सो लेट अस बिगिन एंड आई इनवाइट पवन जी टू जस्ट एड्रेस एंड टू गेट इट बिगिन। और आप कैसे करना चाहते हैं? आई एम सॉरी, मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा फॉर्मेट का पूरी तरह से आइडिया नहीं है। यस प्लीज। Now I will request all of you sitting on the dais to come there for lighting of the lamp also. आइए आइए आप आइए। इस तरफ एक मिनट।
am Rovi Mishra, a practicing cost and management accountant. Sorry. Now we will rise for our institute's anthem. By GSTN portal in fact, and they have introduced the form also, SPL 01, that is the special form, and SPL 02. Okay, so we'll come to this part again. This is the basic framework of section 128. Like what is the covered? What is covered here? Okay, so if you see here in MST, when it is notified on 1st November 2024, this section 128. Then what this amnesty scheme says, it says you have to pay your taxes. It's not the waiver of taxes, tax demanded. It's only covered the interest and penalty part. Then again, we need to file an application to avail this benefit, and specifically, wherever the cases are under adjudication, we have also need to withdraw that appeal. Am I clear to everyone? In case of any query, we'll discuss in later part of this presentation. Okay. So, if you remember, you all, there is one specifically scheme, similar scheme which has been introduced by government, that is Sabka Vishwas Legacy Scheme. So, I think आप सब जानते ही होंगे, एक इन्होंने स्कीम इंट्रोड्यूस की थी. उस स्कीम में और इस स्कीम में क्या डिफरेंस है? अगर कोई मेरे को बता पाए, या उस स्कीम के बारे में ही अगर कोई बता पाए तो. सो उस स्कीम में क्या होता था कि आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती, पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी, एंड देन उसके बाद यू मेक द पेमेंट अंडर दैट स्कीम. बट in this scheme, waiver of amnesty scheme, you need to make the payment first, and after that you will go for the application. So whatever the tax demanded or tax assessed by the department, you need to clear that tax. So this is the relevant financial year which has been covered under this scheme. So one financial year 17-18, where all the chaos has started, and again 1st July 2017 government has introduced, but our portal, our system is not available for filing that returns, and all the technical difficulties have been faced by the taxpayers. Next year 18-19 same challenges, 19-20 same challenges. So these 3 years government has specifically covered in the amnesty scheme. But 2021 government has mentioned in the meeting also, they has not covered this year 2021. Why? Because in 2021 there are certain adjudication that are already going on. The cases has not been finalized yet. Okay, for all other years till 1920 all the cases has been ordered. Most of the cases order has been processed by the department. Okay, but there is a provision in the there is a discussion on to include 2021 also in the meeting itself. Then there are other scenario. One of the scenario where department what has done, I have seen practically also for one of my client. So what they have done, they have issued a single notice for multiple years. You must have seen or you must have heard somewhere. So whether this is covered? No. So for 17, 18, 18, 19, 19, 20. For example, if the government has issued a notice from 17, 18 to 23, 24, for example. Okay, so for that, what you need to do? Up to 19, 20, you can make the full tax payment to the department. For 19, 20 onwards, what you need to do? You will make the payment, and for tax interest and penalty component, you will accept the any question? Any? Yes, sir. Right.
after that government what has suggested, they have discussed this thing in the meeting, but वहाँ पे उनका कंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि 2021 अभी भी ओपन मैटर्स चल रहे थे, ओपन लिटिगेशन चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली उन केसेस की बात कर रहे हैं लास्ट बॉक्स में जहाँ पे मल्टीपल शो कोस नोटिसेस इशू हुए हैं अंडर DRC 1, मल्टीपल ईयर्स कवर हो रखे हैं एक शो कोस नोटिस में और मल्टीपल ईयर्स कवर हो रखे हैं एक ऑर्डर में। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका 17, 18, 19, 20 3 ईयर कवर है तो आप वहाँ पे फुल अपनी डिमांड पे कर दो। उसके बाद 18, 19 अगर उसके अलावा हमारे और ज़्यादा ईयर्स कवर है तो वहाँ पे आप टिल 19, 20 तक फुल टैक्स पेमेंट कर दो, उसके बाद आप इंटरेस्ट और पेनल्टी में पेमेंट कर दो, बिकॉज वेवर आपको मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का टिल 19, 20। सो आफ्टर दैट ईयर देयर इज नो स्पेसिफिकली आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। एंड इसीलिए इफ यू गो टू द 51 मीटिंग मल्टीपल ईयर कवर किए हैं तो ये तो कि उसके अंदर हम सिर्फ 20 तक की केसेस को कवर करके उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। नहीं सर, सो इफ यू सी हियर 4.96 ऑफ द पैरा 4.96 ऑफ द मीटिंग, यहाँ पे डिस्कशन हुआ था ऑन ईयर 2021 आल्सो। यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल दिया था कि हम 2021 तक पे मैटर कवर करें, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अभी भी ओपन चल रहे हैं, राइट। उसकी ड्यू डेट अभी क्लोज नहीं हुई है बिकॉज ऑर्डर इट्स अंडर लिटिगेशन इन शॉर्ट, सो दैट इज व्हाई दे हैव नॉट कवर्ड इट। बट फ्यूचर में ये चीज आ सकती है, इसमें कोई स्पेसिफिकली नहीं है, बट नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में या उसके बाद में भी ये डिस्कशन। ओके, मूविंग है सर यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। यस सर। अगर हमें शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ है डिपार्टमेंट से 1920 फाइनेंशियल ईयर का फॉर एग्जाम्पल, और उसमें डिमांड प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ है, बट वी आर ऑफ द ओपिनियन की डिमांड गलत निकाली गई है, ओके, तो हम उसका रिप्लाई सबमिट किया है डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट गेट एनी कम्युनिकेशन बैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट टिल 31 मार्च 25, और उसके बाद वो मुझे भेजते हैं कि नहीं आपको ये तो डिमांड आपको केबल है, तो क्या अब क्योंकि वो पीरियड तो निकल जाएगा 31 मार्च वाला, क्या उसके बाद मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी की अंडर स्कीम कर सकता हूँ? नहीं सर, ये आपका ये जो ट्रैवल पीरियड है तो गैप नोटिफिकेशन बिकॉज ऑफ लेट रिस्पांस फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड। राइट। सो इसमें सर दो सिनेरियो है, प्रैक्टिकल सिनेरियो भी है और लीगली आपके पास क्या ऑप्शंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट लेटर ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। ये आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, We are इस facing सारे this. लेवल पे आ रहे हैं, राइट। इस पे सर मैं आऊंगा आपकी कोई, ठीक है। देन अभी हम डिस्कस करते हैं कवरेज, क्या क्या कवर होगा हमारी एमएसटी स्कीम में। So section 73, my first speaker has already mentioned what is 73 and what is 74. 73 is basically non-fraud cases, whereas genuine issues has been faces by the taxpayers. Fraud cases जहाँ पे there are two scenarios. One scenario is basically जहाँ पे intentionally कुछ negligible चीजें हुई हैं taxpayers के side से, and second is practically what we have seen कि डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो ऐसा माना कि यहाँ पे आपका फ्रॉड हुआ है और उन्होंने 74 में नोटिसेस और ऑर्डर इशू कर दिए, ठीक है। सो पहला अगर हम 73 की करें तो आई हैव ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन व्हाट आर द कैटेगरीज। सो वन इज पेंडिंग फॉर एडजुडिकेशन। What is pending for adjudication? Like DRC 1, initially what they are doing, they are issuing DRC 1A, that is statement to the notice or intimation to the notice, and then there is DRC 1, that is notice itself, show cause notice. So in दोनों सिनेरियो में ये वाले केसेस आपके कवर हो सकते हैं जहाँ पे आपको खाली नोटिस आया है। We are talking about 17, 18, 18, 19, 19, 20. इन 3 सालों की हम बात कर रहे हैं। इन 3 सालों में आपका अगर कोई भी नोटिस आए या इंटीमेशन आए, ये आपका इसमें कवर है। सेकंड, अगर हमने अगेंस्ट एनी DRC what we have done, we have filed the appeal to the appellate authority. From first level of order, हम अपना
गिर गया था। गए हैं टू अपीलेट द अथॉरिटी. दिस इज केस नंबर 2. केस नंबर 3 इज टू अपीलेट ट्रिब्यूनल लेवल. लाइक फर्स्ट लेवल से भी हमारे पास ऑर्डर इशू हो गया है, उसके बाद हम जा रहे हैं अपना सेकंड लेवल पे. हमने अपील ऑलरेडी फाइल कर दी है. दिस इज माय केस नंबर 3. What is case number 4? Cases where no appeal was filed after adjudication or order passed and an appeal period is over and no appeal has been filed. मतलब ऐसे कोई केसेस जहाँ पे हमने अपील फाइल नहीं करी है और मेरा पीरियड भी निकल चुका है. तो इसमें दो सिनेरियो हैं. वन इज सेक्शन 128(1)(b एंड सेकंड 128(1)(c. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिकली एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उन्होंने डाला हुआ है. अगर हम बात करें जहां पे हमारा ऑर्डर पास हो गया है, वन इट्स सिमिलर टू पॉइंट नंबर 2 128(b) और 128(c) जो है 128(a)(1)(c which is again जहां पे हमारा फर्स्ट लेवल पे ऑर्डर पास हो गया, राइट. अब प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव सीन, इट इज एडवाइजेबल कि अगर मैं कोई अपील मैंने बिलेटेडली फाइल करी हुई है, मैं लेट अपील फाइल कर रहा हूँ, वहां पे मुझे अपील विड्रॉ कर लेनी चाहिए एंड टू अवेल दिस एमएससी स्कीम, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस एमएससी स्कीम. अगर मैं फर्स्ट लेवल पे भी अपील पे जा रहा हूँ और मे बी सेकंड लेवल पे, मेरा सेकंड लेवल पे ऑर्डर इशू हो गया है और उस पे मैं अपील पे जा रहा हूँ. नाउ कम टू फिफ्थ सिनेरियो. फिफ्थ सिनेरियो क्या है, यहाँ पे मेरा शोकॉज नोटिस इशू हो रखा है और मेरा केस कहीं भी पेंडिंग नहीं है और मैं अपना रेक्टिफिकेशन मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है बिफोर द डिपार्टमेंट. सो सर कम टू योर क्वेरी. यहाँ पे आपकी जो क्वेरी थी, आपकी केसेस में यू आर सेइंग कि डिपार्टमेंट की साइड से रिस्पांस नहीं आया. व्हाट वी नीड टू डू ऑन दैट केसेस, वी नीड टू there is an option to rectify the order. We need to go for the rectification and discuss with the authorities कि सर हमारा ये मैटर है और हमारे केसेस में हमने जनरली हमारी कोई टैक्स डिमांड नहीं बनती. As per our हम rectification में जाएंगे and we need to chase the authorities to rectify the order and उनसे हम order इशू करवाएंगे. Then उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होंगे rectification application. Either he'll accept your rectification application or reject your application. So normally हमने देखा है, what we have seen mostly 80-85% अगर you are genuine taxpayer तो वो वहाँ पे rectification की वो आपकी application को accept कर रहे हैं, वो rectify कर रहे हैं. Then there is a cases where no appeal filed after first appellate authority. हमारा first appellate पे हमारा order issue हुआ है first level पे, but हमने कोई appeal फाइल नहीं करी हुई है, तो ये भी आपका accept है, eligibility है. Then cases जहाँ पे हमारा show cause notice issue हुआ है after introduction of section 128. इन सारे केसेस में आप eligible हो, आप जा सकते हो. और स्पेसिफिकली व्हाट वी हैव सीन टिल अगर आप देखेंगे 20 तो ये टेबल मेरे को डिस्कस करना है. इट्स सो टिल 2023 तक इफ यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइमलाइंस हैज बीन ऑलरेडी डन. आपके 73 में हो चाहे 74 में हो, आपका नोटिस भी इशू होने की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2023 और आपका 73 में कुछ ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पे आपका कुछ भी टैक्स डिमांड नहीं आई है बट आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी की इंटीग्रेशन आई. उस केस में क्या कर सकते हैं,
जहाँ पे डिपार्टमेंट की साइड से कुछ भी टैक्स डिमांड नहीं की, शोकॉज नोटिस इशू किया और ऑर्डर उन्होंने इशू किया अंडर सेक्शन 73 ओनली, बट देयर हैज बीन नॉट एनी टैक्स डिमांडेड बाय द ऑफिसर, खाली उन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी की इंप्लीकेशन लगाई। उस केस में कैन वी गो टू द एमनेस्टी स्कीम, कैन वी टेक द बेनिफिट ऑफ एमनेस्टी स्कीम? यस सर, आपसे जो आपने रेक्टिफिकेशन के लिए बोला था, वो स्टेप कब आएगा? व्हेन आई गेट ऑर्डर फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट? यस सर, आफ्टर ऑर्डर, अभी आफ्टर मेरे पास कैसे है? सर आपकी बड़ी मैटर है लेकिन फिनिश। So practically we'll also discuss practically, ठीक है? So अभी इस केस में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमारे पास टैक्स कोई टैक्स डिमांड नहीं आई हुई है, खाली हमारे SCM या ऑर्डर इशू हुआ है, बट विदाउट एनी टैक्स डिमांडेड, ओनली इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इम्प्लीकेशन दे हैव बीन इम्पोज्ड। नाउ उस केस में क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जा सकता। एमनेस्टी इज स्पेसिफिकली फॉर द केसेस वेयर हैज बीन टैक्स बीन डिमांडेड बाय द अथॉरिटीज। जहाँ पे मेरे से टैक्स की डिमांड किया, वहाँ पे मैं खाली इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए नहीं जा सकता, ठीक है सर? So if you see the case serial number 3, I have been highlighted what are the scenario. This has been further clarified in the circular also. One circular is issued by the CBIC. Okay, so ऐसे सिनेरियोज में हम नहीं जा सकते। Then there is certain cases जहाँ पे डिटेंशन, सीजर या कॉन्फिस्केशन के केसेस है। क्या उस केसेस में हम एमनेस्टी का बेनिफिट ले सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं ले सकते। रीजन, so we need to understand the intent of government also. इंटेंट हमेशा से वो था कि हम उन केसेस को नहीं कवर करेंगे जहाँ पे फ्रॉड किए चांसेस हैं। So this amnesty is specifically for the non-fraud cases. In short, okay. Then come to this serial number 4. क्या IGST compensation से include होगा? जी हाँ, ये include होगा। अच्छा, क्या एक चीज आप बताना चाहेंगे, इंपोर्ट का IGST भी इसमें include होगा? Someone can tell. सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। Right, so import का IGST नहीं include होगा because आपका नोटिस डिफरेंट सेक्शन में इशू, राइट? अच्छा, क्या इसका बेनिफिट हमारे को नोटिस उन केसेस में भी होगा अगर मैं सीरियल नंबर 5 की बात करूं? नहीं, ये चीज क्लैरिफाई नहीं है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, बेनिफिट्स अवेलेबल टू को नोटिस। सो हमारा कोई भी सर्कुलर या कोई भी एडवाइजरी ये क्लैरिफाई नहीं करती इस केसेस में, बट सुओ मोटो वी कैन टेक द इंटरप्रिटेशन कि जहां पे प्रोसीडिंग्स क्लोज हो चुकी हैं और हम सुओ मोटो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस केसेस में वी कैन गो फॉर द एमनेस्टी स्कीम एंड वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द एमनेस्टी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या सेक्शन 74 का कोई भी केसेस कवर होगा? सो एज आई हैव मेंशन मेनी टाइम्स, द इंटेंट वाज क्लियर। आपके फ्रॉड के केसेस हैं, वो आपके जीएसटी काउंसिल ऐसा मानता है कि आपके फ्रॉड के केसेस इंक्लूड नहीं होने चाहिए एमनेस्टी में, बट लीगली क्या ऐसा है? ओके, देखते हैं। सो अगर मैं 74 की बात करूं तो 74 में आपका जो सेक्शन 128A है, इंट्रोडक्टरी जो सेक्शन है, विच सेज सेक्शन 73 का बेनिफिट आपको मिलेगा, 74 का नहीं मिलेगा। सो सेक्शन की हेडिंग आपको बोल रही है कि आपको बेनिफिट जो अवेलेबल है अंडर नोटिसेस और ऑर्डर्स व्हिच हैज बीन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 73 बट इसके लिए अगेन देयर आर सेटल्ड ऑपोजिशंस कि आपके कोई भी सेक्शन की हेडिंग सुपरसीड नहीं कर सकती आपके सेटल्ड पोजीशंस को until unless there has been specifically denied in the law itself, ठीक है? Then हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर में there is a specific mention that so there are two coverage of this slide. One is the argument which has been considered by the department for considering section 74
in the amnesty scheme. And second, if you see the right side, this is the argument which is favorable for us or for our client. Here we can take these references and we can go to the authorities, sir. But again, this is interpretational and this is again debatable also. We need to discuss with the authorities that again, considering this aspects, हमारे 74 के cases भी cover हो सकते हैं. Now why I am telling you this thing कि 74 के cases cover हो सकते हैं? So one, there is a judgment of Safari Retreat. So what is that judgment? Just to I'm not gonna discuss entire judgment, but there is an interpretational thing is discussed by the Supreme Court. यहाँ पे भी आपकी plain language कहती है tax law is to be interpreted strictly going by the plain language. ठीक है? So 74 कहीं भी उन्होंने restrict नहीं किया. Then there is section 128 1C, which is only refers to order passed by the under subsection 11 of section 107 and subsection 1 of section 108. 107 108 क्या है? जो first level आपके orders issue हो रहे हैं. Like first level आपके orders issue हो रहे हैं, which is first appellate authority. Okay. And 113 is again tribunal level के जो भी order issue हो रहे हैं. So अगर हम plain reading की बात करें तो इसमें 74 कवर हो गए. ठीक है. Then हम next उस पे जाते हैं. वो कह रहा है कि आपको it only guide and does not control the content of the provision. जो आपकी heading है, जो आपकी heading आपको restrict कर रही है. Then there is no equality in tax law. So ऐसा क्यों है कि 73 के लिए आप लेके आगे amnesty scheme and you are saying कि 74 के लिए amnesty scheme, because there is a discrimination in the law itself कि आप दो section के लिए, एक के लिए मैं कह रहा हूँ कि amnesty scheme है, एक क्योंकि आपका section is different और cases थोड़े से different हैं, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि amnesty scheme आप नहीं दे सकते. So there is a discrimination in the law itself. कहीं पे आपको लगे कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. Sir, yes, your observation is correct, but so there are two different things. One is GST and functionality. So functionality, can functionality allow us to file the amnesty application under section 74? No, there is no such functionality. But can law allow us? तो law यहाँ पे कहीं भी restrict नहीं करता specifically. अगर आप section 128A की बात करें, which is the introductory section for amnesty scheme, similarly there can be a provision कि 74 के लिए भी कोई introductory section है. पॉइंट ऑफ वो हो सकता है कि आपकी फ्यूचर में कोई लिटिगेशन आ रही है. राइट. सो सर स्टेज के ऊपर आप कर ही नहीं सकते, मतलब ये पॉइंट है. राइट. सो एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध जो भी हो फंक्शनैलिटी नहीं है, which is correct. So again आपने देखा होगा कि GSTR रिटर्न को रिवीजन की there is no functionality in GSTR portal, but क्या रिवीजन हुई है? जी हुई है, बेसिस वेरियस कोर्ट्स की जजमेंट के बेसिस पे. बहुत सारे कोर्ट्स में जैसे एयरटेल वाले गए थे कि उनका ITC का इशू था, उन्होंने GST रिटर्न सब अपनी रिटर्न को अमेंड किया था. सो उन्होंने पैसा तो दिया ही है, जिसका 74 का केस है, 75 का आपके फेवर में कुछ आ रही है, राइट. अप्लाई कर सकते हो. राइट. तो डिपार्टमेंट को कहेगा ना कि भाई हम तो चाहते हैं ना प्रूव फ्रॉडलेंट है आप. राइट. इस बात की इसलिए आप राइट. लॉजिकल तो है उसका, गलत बात है उसका. Logical. Right. So functionality, I am agreeing with you. There is no such functionality, but क्या मैं जा सकता हूँ? वो एक legal interpretation है. That is a point of discussion only. That is right. So moving ahead. Portal also does not carry a functionality. Again, your query. So portal में कोई भी functionality है नहीं. But अगर मैं SPL 1 का instruction number 3 compare करूँ और SPL 2 का, तो वहाँ पे कहीं नहीं कह रहा कि 74 cover नहीं है. Again, my co-speaker will go through you all the forms. He'll guide you on this. But कहीं पे भी specifically लिखा हुआ नहीं. Right.
अच्छा, रेशनल क्या था? टू एक्सक्लूड 74 केसेस. गवर्नमेंट बेसिकली डज नॉट वांट टू एनकरेज दीज केसेस कि जहाँ पे टैक्स पेयर फ्रॉडलेंट है और सो मोटो आए. बट प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव सीन कि गवर्नमेंट ने क्या किया, in fact one of my client, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फाइनेंशियल्स के बेसिस पे they have issued the summon to the taxpayer. उन्होंने उसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे suo moto they have decided that this is your liability and 74 में उन्होंने notices issue कर दिए and subsequently order भी आपका 74 में issue कर दिया. So जहाँ पे आपके 74 में orders भी issue हो गए in fact, और आप उसके लिए अपील में गए हो, बट अपील में ये कंक्लूड हुआ है कि वो 74 के मैटर्स हैं ही नहीं और आपके 73 में वो कंक्लूड होना चाहिए. इन दैट केस यू कैन गो फॉर द एमनेस्टी एज वेल. बट इन सारी चीजों में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइमिंग का मतलब ये है कि Right. आप आएगा 75 Right. So, आपका टाइम नहीं. आपको अपनी जीएसटी रेस्पेक्टिव जीएसटी ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी को आपको चेज करना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, can we go for amnesty still and still continue with an appeal? थोड़ी सी मैंने कहीं पढ़ा था उसके अंदर जो इस तरह की चीजें से मैं बोल रहा हूँ ना कि देश निकल गई ये हो गया, तो उसके अंदर उन्होंने जो मतलब पोर्टल के ऊपर ही जैसे मैकेनिज्म क्रिएट किया कि आप अपनी क्वेरी रेज करिए तो आप आंसर करिए या कहीं आप जैसे वो भी कहते हैं इन बिटवीन कोई चीज रिजॉल्व नहीं हो रही है. Right. बेटर है कि उस जगह पर अपनी क्वेरी डाल के छोड़ना चाहिए सो दैट यू क्रिएट द रिकॉर्ड. Right. So yes, sir. This trail definitely can help you. You need to chase the authorities, especially your state GST authorities. And what I have practically seen here, आप कह सकते हो administratively they are very slow. But हाँ, उसके लिए आपको चेस करना पड़ेगा. So we are practicing cost accountant और chartered accountant. मेरा एक सवाल एक्चुअली आ रहा था बट सिंपल शब्दों में कि हम एमएसटी स्कीम में चले गए. 74 में अगर कोई केस था, बाद में उसका 73 का ऑर्डर आ गया, तो 73 वाला जो ऑर्डर है उसके बेसिस पर एमएसटी स्कीम में जा सकता है. Right. अगला सवाल जो हम प्रैक्टिकली फेस करते हुए मोस्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में कि इसको हमें पे करना है. Right. प्रैक्टिकली नहीं करेंगे कंसल्टेंसी में, क्लाइंट को हम अभी पेमेंट करना है. तो ये जो पेमेंट का मोड होगा वो क्या इलेक्ट्रॉनिक लेजर से होगा या कोई और अलग फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए? तो थोड़ा उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताया कि. Sure, sir. We'll discuss in detail. Sure. Sir, your query in fact cover in my slide only. मोस्टली क्वेरीज सारी एड्रेस हो जाएगी. We'll take all the queries in one go. बट एक्चुअली क्या है वी मस्ट अप्रिशिएट दीस क्वेरीज. क्या होता है क्या है कि इतना एक्साइटमेंट हो जाता है तो पॉइंट पूछते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम पूछना है. वी शुड पहले हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे बात ना करना. तो ये होता है. बाद में रखेंगे क्वेश्चन. एनी क्वेरी शुड बी. But your so that's why your query will cover here in discussion itself. ठीक है. So can we go for amnesty and still continue with an appeal? So very high possibility before appellate and tribunal level. But because most of the matters are covered in circular itself, but if we dispose the appeal itself, then time limit is not prescribed somewhere. So if you see 128(3), so they have been specifically mentioned, nothing contained in subsection 1 shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person pending before appellate authority or tribunal, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified in subsection 1. So here, what is important? Important date is the date when subsection 1 has been notified. आपको appeal withdraw कर लेनी चाहिए. ठीक है. आपने अगर उस डेट तक अपनी अपील अगर so basically आपका कोई भी एडजुडिकेशन का केस ओपन है, आप उसमें एमनेस्टी में नहीं जा सकते. राइट. तो इससे दो चीजें what we can interpret here. So one is appeal or writ petition filed needed to be withdrawn before the notified date, that is 31st March, and second is person cannot avail the amnesty,
and again contribute to the quantus पे वो होता higher होता. आपने amnesty भी डाल दी और आप appeal भी कर रहे हो. ये practically possible नहीं है. Any option you can avail. Either you can go for the appeal or you can avail the benefit of amnesty. So wherever I think amnesty is beneficial. This is my interpretation only. Amnesty is beneficial only those cases जहाँ पे taxpayer accept कर रहे हैं कि भाई हमारे ये points हैं और इन points पे demand है. This has been accepted by us. And इसके against मुझे interest और penalty का benefit मिल जाए. Because again अगर आपका order issue हो जाता है, if DRC 7 is there, then you have to pay 100% penalty. I have seen. So वहाँ पे आपको वो penalty का 100% and interest का आपको benefit मिल जाएगा. Sir, Pawan sir, come to your question. What are the modes of making this payment under amnesty? So these are the payment modes are available under amnesty. One is cash and input tax credit. This is very much available. You can pay with the cash or your input tax credit ledger. But in again RCM or refund cases, you have to pay with the cash only. You can go for the amnesty by paying the cash only. Not ITC ledger would not work here. Then second option is Form GSTR 3B. You can pay your interest or liability component from GSTR 3B. So how can you prove that you have paid the interest and penalty component or demand component? How can you prove that? You can show the debit entry of your electronic ledger, right, sir? Then there is a serial number 3, which is adjustment under section 79. So suppose if I make the payment through DRC 03, that is again your voluntary payment mode to make the payment under any open issues or any matter. So either you can make the payment through DRC 03 or 03A. So you need to satisfy the authority, you need to discuss with the authorities, and you need to show the proof of that payment. Then we can make the pre-deposit before going for the amnesty. We can go show the pre-deposit and we can show the evidence of electronic liability register, and we can show the respective credit entry. Then DRC 03 is applicable for all cases. Whatever the adjudication, whatever the open cases are available, you can make the payment through DRC 03 and do this is acceptable. Then suppose there is ongoing investigation is opened by the department. You can make the payment. During the investigation, you have assessed that this is the genuine tax liability which has been identified by the department. You can make the payment suo motu by DRC 03 and you can satisfy the tax officer after whatever the order issued by the authority. So these are the modes basically to make the payment and go for the amnesty scheme. So these are some of the examples to protect the clients interest during pendency of amnesty application. हम कैसे we can advise clients. So these are the cases. Suppose if appeal is filed before the first appellate authority. Okay, so taxpayer should file an appeal, on a without prejudice basis. आप appeal डाल दो. Simultaneously, आप जब उस appeal को, for example, मैंने amnesty का benefit avail किया और there is an option with the tax authorities to reject your application as well. In that case, your original appeal would be there, so you can take the benefit either of the one is amnesty or appeal. So both of the cases are available. Because practically, once you file, you go for the amnesty scheme. That is totally depend upon the GST officer whether he or she will accept your application or not. Second, if appeal to be filed before the tribunal. So tribunal की case में we need to intimate the tax officer. We need to give the intimation to the tax officer that yes sir, we are going for the amnesty scheme and we will withdraw this appeal, and after that we will go to the
So again and again, you can see here you need to regularly contact with your tax authorities and on behalf of your client, and you need to intimate them that this is the option we are exploring right now, and we'll make the payment against the tax demanded, whatever the pointers. So this is the kind of pre-homework to all the professionals who are sitting here. So first we need to assess whether the cases, for these cases we are going for the amnesty scheme, and second we need to intimate the client and the respective GST authorities that you should avail this option. And suppose if there is no such cases, for example, we are not accepting the tax demanded in a particular cases, we should intimate our clients that we are going for an appeal itself. We should not avail this benefit. Second, yes, inform the relevant officer to avoid any measures or recovery in meanwhile. Sometimes we have seen this also. Recovery thing has been issued by the department itself. They are suo moto go for the recovery. As soon the due dates are coming, they go for the recovery. They freeze your cash ledger also. We have seen this scenario. So in this practical scenario, it is advisable go for the file a request letter with the authorities and intimate them that we are going for the amnesty scheme and will take the benefit. And also we can request them to consider our application. So yes. Then third cases, wherever we are not accepting, for example, out of 5 points which has been assessed by the tax authorities, 3 points we are accepting, but 2 points we are not accepting, that liability should be arise on these particular 2 points. What we can do, we can go for the authorities and we can file the rectification application, and we can request them to rectify the order, that is VRC 08, or if the order is in appellate level, we can request them to rectify the order. What is the benefit of rectifying that application? If the authorities will accept our rectification application, we can take the benefit of amnesty scheme. We can go for the amnesty, because you need to go for the amnesty, you need to pay all the tax demanded which has been mentioned in the order itself. So there is also one circular which is issued by CBIC, that is circular number 238. They have clarified and emphasized most of the major points which is requested by the taxpayers. So one is what is covered under this amnesty. One is the multiple tax period, that is 17, 18, 19, 20, and others are not. Like 2021s are currently not covered in this amnesty scheme. But as I mentioned, there is discussion in the meeting itself, GST Council meeting, and it can be included in a later stage. Then there is a waiver of tax already paid. So tax payment made up to the date notified will be considered, regardless payment before or after the enactment of section 128. Then there is a recovered interest or penalty. Then it cannot be adjusted. Whatever the recovered amount, that cannot be adjusted against the tax demanded. Yes, and this is important, partial payments and litigation. So if you see sometimes what we are doing, we will make the partial payment. Taxpayers suo moto accept that this point is not favorable to us, and we accept this is our whatever the reason, and make the payment. So the waiver is contingent on full payment of the tax demanded, and partial payment will not qualify for the waiver. So we need to make the payment in full form. Like whatever the tax demanded will ensure that we'll make the full payment. Then whether it also include cases involving transitional credit? Yes. Transitional credit demands are also covered here. Okay, and eligible for the waiver of amnesty scheme. Then IGST and cess is also included.
but import IGST is not included here because that is covered separately under Customs Act and not gone through CGST Act. Additional tax liability from appeals. So if the tax department has filed an appeal, liability enhanced and taxpayer must pay the additional tax liability within the 3 months. So 3 months period has been prescribed, and within the 3 months period of appellate order, we need to pay the tax liability, and if not paid, we should waiver order would not be void. So these are the brief discussion of the amnesty scheme, and now I would request my co-speaker, Mr. Sachin, to discuss the later part of this scheme.